तो आज हमारा टॉपिक है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम जानेंगे दो निर्देश फ्रेमों में किसी एक कण के जो निर्देशांक होंगे उन निर्देशांकों के बीच में संबंध कैसे निकालें। ठीक है, संबंध कैसे स्थापित करेंगे, जिसको हम रूपांतर समीकरण के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि जो निर्देश फ्रेम होते हैं, ठीक है, अलग अलग निर्देश फ्रेम जो होते हैं उनमें किसी टाइम पर जो है किसी एक कण के जो अलग अलग निर्देशांक होते हैं। ठीक है, तो वे समीकरण, ठीक है, वे समीकरण जो दो निर्देश फ्रेमों में कण के निर्देशांकों में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। ठीक है, निर्देश फ्रेम दो रहेंगे, निर्देश फ्रेम क्या रहेंगे, दो रहेंगे, लेकिन कण के निर्देशांकों के बीच में जो संबंध बताएगा, ठीक है, दोनों निर्देश फ्रेमों के निर्देशांक को लेंगे हम, तो उसको अपन क्या कहेंगे, रूपांतरण समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। ठीक, तो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि दो जड़त्वीय फ्रेमों, ठीक है, दो जड़त्वीय फ्रेमों में एक कण के निर्देशांकों में संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण को गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारा गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। दो हम क्या लेंगे, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम लेंगे, इसमें कोई एक पार्टिकल लेंगे और उस पार्टिकल के जो निर्देशांक होंगे उनमें जो संबंध बताएगा, ठीक है, वह समीकरण हमारा क्या कहलाएगा, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो निर्देश फ्रेम है। ठीक है, एक फ्रेम एस है, दूसरा एस प्राइम फ्रेम है। ठीक, यानी कि एक फ्रेम जो एस प्राइम फ्रेम है, ठीक है, वह एस प्राइम फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, तो पहले हम एस फ्रेम के बारे में जान लेते हैं। ठीक, जैसे कि डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे एस एक जड़त्वीय फ्रेम है जिसमें किसी टाइम t पर जो है पॉइंट p पर कोई घटना घटित होती है। ठीक है, और जो बिंदु p पर उसके जो निर्देशांक बनेंगे वो क्या बनेगा, x, y, z एंड t। ठीक है, यानी कि जो एस फ्रेम है उसके पॉइंट P पर जो निर्देशांक होंगे, जो कण के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x, y, z एंड t होंगे। ठीक है, अब हमको पता है कि जो s प्राइम फ्रेम है, ठीक है, वह v वेलोसिटी से फ्रेम s के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके जो निर्देशांक बनेंगे, s प्राइम फ्रेम के जो निर्देशांक बनेंगे पॉइंट P पर, ठीक है, वो क्या बनेगा, वो बनेगा ये आपका। ठीक है, यानी कि x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश बनेगा। तो इस तरीके से आप जान गए कि पॉइंट P पर जो है घटना घटित हो रही है, तो उसमें एस फ्रेम पर जो है जो पार्टिकल है उसके निर्देशांक क्या होगा, और एस प्राइम फ्रेम पर जो पार्टिकल है उसके लिए पॉइंट P पर निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब जो है जब एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम इनिशियल टाइम पर, ठीक है, यानी कि t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू t0 टाइम पर, ठीक है, ये जो इनका ओरिजिन पॉइंट है o एंड o डैश, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या रहेंगे, समपाती रहेंगे। ठीक है, इनिशियल टाइम पर, यानी कि t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू t0 पर। ठीक है, इस टाइम पर जो है दोनों फ्रेम एक दूसरे पर क्या रहेंगे, समपाती रहेंगे। इस केस में आपको कैसा लगेगा, इस केस में आपको लगेगा कि जो फ्रेम S है और फ्रेम S प्राइम है, ठीक है, ये दोनों एक ही फ्रेम जैसा दिखेगा, एक फ्रेम दिखेगा। ठीक, तो अब जो हमारा कोऑर्डिनेट जो निकला है, जो निर्देशांक निकला है, ठीक है, S फ्रेम का और S प्राइम फ्रेम का जो कोऑर्डिनेट हमने निकाला है, इन्हीं कोऑर्डिनेट में जब हम संबंध स्थापित करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। तो आइए अब संबंध स्थापित करते हैं। ठीक, तो जो पॉइंट P है वही पॉइंट P पर दोनों ही फ्रेम का जो घटना है घटित हो रही है पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो उनमें जो संबंध बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है, x डैश इक्वल टू x माइनस वी बनेगा। ठीक है, ये बनेगा, या फिर x इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी डैश बनेगा। ये कहाँ से आया इक्वेशन,
तो ये फॉर्मूला वही है, ठीक है, जो समय बराबर दूरी बटा चाल वाला जो फार्मूला आप अप्लाई करते हैं वही फार्मूला है, ठीक है। यदि आप ये माइनस वी टी को साइड चेंज करेंगे इधर, ठीक, तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो x के लिए फिर फॉर्मूला x के लिए फिर निकल जाएगा, अपन में टाइम करके निकाल सकते हैं v के लिए, ठीक है। तो v निकल जाएगा, t भी निकल जाएगा, x भी निकल जाएगा। तो ये वही वाला फार्मूला है, साइड चेंज करने पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा फ्रेम है, इस प्राइम फ्रेम है, वह x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, x अक्ष के समांतर मूव कर रहा है, ठीक है। तो y एंड z जो एक्सिस होंगे वो तो इक्वल होंगे, ठीक है, ठीक है, विद टाइम। एंड y डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, y लिखेंगे, एंड z डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, z लिखेंगे, एंड t डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, ठीक है। ये y और z बराबर ही होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जो हमारा फ्रेम है, इस प्राइम फ्रेम है, वह s के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से x अक्ष के समांतर मूव कर रहा है, ना कि y और z के समांतर, ठीक है। इसलिए y और z आपका क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। इस तरीके से इधर क्या बना सकते हैं, y इक्वल टू वाई डैश बना सकते हैं, z इक्वल टू जेड डैश बना सकते हैं, t इक्वल टू टी डैश बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन हो गया 1.7, ठीक है। अब जो ये दोनों फ्रेम हैं, उन दोनों फ्रेम पर ओरिजिन पॉइंट से पॉइंट P के लिए पोजीशन डिसाइड करना है अपने को। तो O से P का जो पोजीशन है, वेक्टर है, उसको हमने लिया है R वेक्टर, ठीक है। और O डैश से P तक के लिए जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने लिया है R डैश वेक्टर, ठीक है। तो ये उनके पोजीशन वेक्टर हो गया, है ना, जिसको हम स्थिति वेक्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो ट्राइंगल क्रिएट हुआ है O डैश एंड P, ठीक है, ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बना है, ठीक, इस ट्राइंगल पर अपन क्या करेंगे, इस ट्राइंगल पर अपन जो वेक्टर लॉ है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, सदिश का योग त्रिभुजीय नियम अप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं हमको क्या क्या मिलता है, ठीक है। ओ डैश एन पी वेक्टर ट्राइंगल में हमको मिलेगा ओ पी वेक्टर, ये ओ और ये पी, ठीक है, यहाँ से एक साइड हो गया, ठीक, ये ओ से ये पी तक, ये एक साइड हो गया, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या बनेगा, ओ से ओ डैश, दूसरा क्या बनेगा, ओ से ओ डैश, ठीक। एंड तीसरा क्या है, ओ डैश से पी, ओ डैश से पी, तीसरा ये बनेगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम क्या इसको, ओ पी वेक्टर इक्वल टू ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर, ठीक है। अब इनके वैल्यू क्या है, ओपी वेक्टर के क्या है, ओपी वेक्टर का वैल्यू क्या है, तो ओपी वेक्टर का वैल्यू आर वेक्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप आर वेक्टर हमने लिया था, ठीक है। एंड ओ डैश वेक्टर की वैल्यू क्या है, वी टी है, ये वी टी है, ओ डैश के लिए यहाँ पे क्या है, ये वी टी है, वी वेक्टर टी है, ठीक है। एंड ओ डैश पी वेक्टर के लिए वैल्यू क्या है, वह आर डैश वेक्टर है, ये आर डैश वेक्टर है, ठीक है, क्या है, आर डैश वेक्टर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आर डैश वेक्टर, ठीक। तो इस तरीके से इनमें रिलेशन क्या बन गया, आर वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर टी प्लस आर डैश वेक्टर, या फिर आर वेक्टर के लिए, आर वेक्टर डैश के लिए अपन फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या मिलेगा, आर डैश वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर टी के मिलेगा। ये हमको मिल गया इक्वेशन 1.7, ठीक है, क्या मिल गया, इक्वेशन 1.7। तो इस तरीके से हमारा जो इक्वेशन 1.7 है, ये जो 1.7 है यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है, ये 1.7 और ये जो हमारा आया है ये 1.8, ठीक, ये दोनों हमारा क्या है, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ठीक है, ये दोनों क्या हमारा गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ठीक है। आइए आप आगे चलते हैं। अब जो हमारा इक्वेशन 1.7 और 1.8 है, जिसको हम गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं, ठीक है, उसमें से इक्वेशन 1.8 को अपन टी के रिस्पेक्ट में क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है, एक बार अवकलन कर लेंगे। तो अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन 1.8 का डी आर वेक्टर डैश अपॉन डी टी मिलेगा इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस वी, इसको वन टाइम डेरिवेटिव कर लिए टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो इस तरीके से ये जो है, ये जो पोजीशन है, ठीक, ये पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी में चेंज हो गया, ठीक। तो डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा आपका, वी वेक्टर वी डैश वेक्टर हो जाएगा इक्वल टू वी वेक्टर हो जाएगा माइनस वी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेलोसिटी में आ गया, यानी कि जो वेलोसिटी है
ठीक है, जो v वेक्टर है वह s प्राइम के लिए, ठीक है, जो v वेक्टर है वह s प्राइम के लिए वेलोसिटी है, और जो v डैश वेक्टर है वह s प्राइम फ्रेम के लिए वेलोसिटी है, ठीक, जिसको अपन प्रेक्षित वेग कहेंगे कण के लिए, ठीक है, क्या कहेंगे, प्रेक्षित वेग कहेंगे, ठीक। और जो हमारा इक्वेशन 1.9 आया है, ठीक है, जो इक्वेशन हमारा 1.9 है, ठीक, उसको हम क्या कहें, इसको हम साइड चेंज कर सकते हैं, तो ये प्लस में आ जाएगा इधर होकर के, प्लस में आ जाएगा, ये माइनस भी जो है प्लस भी हो जाएगा इधर आकर साइड चेंज होकर के, यानी कि इसको हम कहेंगे वेगों के योग का गैलीलियन नियम कहेंगे, ठीक है। ये जो हमारा इक्वेशन 1.9 है ये हमारा क्या कहलाएगा, वेगों के योग का गैलीलियन नियम कहलाएगा, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन जो 1.9 है इसको हम फिर से क्या कर लेते हैं, इसको हम फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। तो dv वेक्टर dv डैश वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू dv वेक्टर अपॉन dt प्लस 0, इसके लिए 0 हो जाएगा, ठीक है, और तो कोई है नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या होगा, ठीक है, क्यों 0 होगा, क्योंकि जो s डैश जो फ्रेम है या फिर s प्राइम जो फ्रेम है उसमें जो है फ्रेम s के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब आपका क्या बनेगा, अब आपको बनेगा ये जो dv डैश वेक्टर अपॉन dt है वो a डैश वेक्टर बनेगा, एंड dv वेक्टर अपॉन dt है वो क्या बनेगा, a वेक्टर बनेगा। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, दोनों फ्रेम के लिए क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में, ठीक, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में जो है उनके जो त्वरण होंगे वह क्या होगा, समान होगा, क्या होगा, समान होगा पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में इनका वेलोसिटी निकाल लिए और उनका एक्सेलरेशन निकाल लिए, त्वरण निकाल लिए। अब आगे चलते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि फ्रेम एस व एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो है जो कण का प्रेक्षित त्वरण है वह क्या है, समान है, यानी कि एक दूसरे शब्दों में ये कहें कि फ्रेम एस फ्रेम में भी और फ्रेम एस में भी समान जड़त्वीय फ्रेम है, ठीक है, दोनों क्या हैं, एस प्राइम फ्रेम भी और एस फ्रेम के समान ही क्या है, जड़त्वीय फ्रेम है, यानी कि दोनों में एक्सेलरेशन समान आया है, तो कह सकते हैं कि दोनों जड़त्वीय फ्रेम है, ठीक। अब जो हमने गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है उसके लिए यहाँ पे दो परिस्थितियाँ हैं। परिस्थिति फर्स्ट ये कहती है, ठीक है, सिचुएशन ये है कि जबकि दो कार्तिकीय फ्रेम की निर्देशांक अक्ष पर परस्पर झुकी हुई है तथा उनके जो मूल बिंदु हैं वो समपाती हैं। सबसे सिचुएशन फर्स्ट ये है, ठीक है, क्या कह रहा है कि दो फ्रेम हैं, ठीक है, जो कार्तिकीय फ्रेम है यहाँ पे एस प्राइम फ्रेम और एस फ्रेम, और वह अपने जो निर्देशांक अक्ष हैं उस पर झुकी हुई हैं, ठीक है, ओ से, पॉइंट ओ से, ठीक है, पॉइंट ओ पर तो समपाती है लेकिन यहाँ से जो उनके निर्देशांक अक्ष हैं वहाँ पे झुकी हुई है, तो इनमें क्या रिलेशन बनेगा ये देखते हैं, ठीक है। इनमें रिलेशन ये बन रहा है कि जैसे हमारे पास जो डायग्राम है उसमें देखिए फ्रेम एस और फ्रेम एस प्राइम, ठीक है, या फिर एस प्राइम फ्रेम में, ठीक, उनकी जो अक्षें हुई हैं परस्पर झुकी हुई हैं, किसी एंगल पर जो है यहाँ पे झुकी हुई हैं, एंगल क्रिएट करती हुई, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, लेकिन उनका जो मूल बिंदु है ओ और ओ डैश वो क्या है, एक दूसरे पर समपाती हैं, स्थित हैं, ठीक है, यानी कि ओ पर ही स्थित हैं, ठीक। अब जो पॉइंट पी के निर्देशांक है फ्रेम एस में, ये जो पॉइंट पी के निर्देशांक है फ्रेम एस में वो क्या बन रहा है, एक्स वाई एंड जेड बन रहा है, ठीक है, और एस प्राइम फ्रेम के जो निर्देशांक है वो क्या बन रहा है, एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश बन रहा है, ठीक। तो एक्स डैश जो होगा उसके जो घटकों का योग होगा वह क्या होगा ये देखेंगे, एक्स डैश इक्वल टू ओ एक्स डैश, ओ एक्स डैश किस फ्रेम के लिए, एस प्राइम फ्रेम के लिए, ठीक है, एक्स डैश इक्वल टू ओ एक्स डैश अक्ष के अनुदिश एक्स वाई जेड के घटकों का योग, ठीक है। इस तरीके से y के लिए निकालेंगे, y डैश के लिए y डैश इक्वल टू ओ वाई डैश, ओ वाई डैश, अभी फ्रेम एस प्राइम की ही बात हो रही है, ठीक है, इसलिए y डैश इक्वल टू ओ वाई डैश अक्ष के अनुदिश एक्स वाई जेड के घटकों का योग,
ठीक। एंड जेड के लिए जेड डैश इक्वल टू, ठीक है, जेड डैश इक्वल टू ओ जेड डैश अक्ष की अनुदिश एक्स वाई जेड के घटकों का योग। तो एक्स डैश में ओ एक्स के रिस्पेक्ट में घटकों का योग निकलेगा, वाई डैश में ओ वाई डैश के रिस्पेक्ट में घटकों का योग निकलेगा, और जेड डैश में ओ जेड डैश के घटकों का योग निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो कॉस थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? कॉस थीटा बन रहा है। परपेंडिकुलर तो है नहीं एक दूसरे का, यदि लंबवत होता तो साइन थीटा बनता, लेकिन यहाँ पे जो झुका हुआ कोण है वो कॉस थीटा बना रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस एक्स एक्स डैश। ठीक है, एक्स डैश इक्वल टू क्या, ठीक है, एक्स डैश इक्वल टू क्या बन रहा है अपना, एक्स और जो कॉस एंगल बन रहा है किसके बीच में बन रहा है, एक्स एक्स डैश के बीच में बन रहा है। ठीक है, एक्स और एक्स डैश के बीच में बन रहा है ये जो एंगल है वो। ठीक, तो इस तरीके से ये कॉस एंगल यहाँ पे ले लिया अपन ने। अब वाई में क्या बन रहा है, वाई में यहाँ पे वाई कॉस, ठीक है, वाई कॉस किसके किसके बीच में, वाई और एक्स डैश के बीच में यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है ऐसे। ठीक है, इतना से। ठीक, तो जो y वाला है वह इन दोनों के बीच में बन रहा है, यानी कि y और x डैश के लिए। ठीक है ना, तो इसको क्या लिखे अपन, y cos y x डैश लिखे। अब z के लिए क्या बनेगा, तो z के लिए बनेगा, ठीक है, z cos z x डैश बनेगा, यानी कि यहां से बनेगा ऐसे। ठीक है, ये वाला एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से z एंड x डैश के बीच में एंगल बनेगा, कॉस वाला एंगल। ठीक, तो तीनों एक्सिस से हमने देख लिया, x के रिस्पेक्ट में, x डैश के रिस्पेक्ट में, y डैश के रिस्पेक्ट में भी ऐसा बनेगा। ठीक है, y डैश के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा आपका, y डैश के रिस्पेक्ट में बनेगा y डैश इक्वल टू x cos x y डैश। ठीक है, x y डैश ये बनेगा यहाँ से x से y डैश के बीच का एंगल। ठीक है, कहाँ से, x से y डैश के बीच का एंगल। ठीक, एंड दूसरा एंगल क्या बनेगा, y y डैश के बीच बनेगा, y y डैश के बीच बनेगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा। तीसरा क्या बनेगा, तीसरा बनेगा z एंड y डैश के बीच बनेगा। ठीक है, z एंड y डैश के बीच बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से y डैश के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, इस तरीके से z डैश के रिस्पेक्ट में निकालेंगे अपन। ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में z डैश के रिस्पेक्ट में ही निकाल लेंगे। अब जो हमारा इक्वेशन बन रहा है, ठीक है, वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है आपका x डैश इक्वल टू x सी एक्स डैश प्लस y सी वाई एक्स डैश प्लस z सी जेड एक्स डैश। ठीक है, जहाँ पे सी एक्स डैश क्या है, सी एक्स डैश क्या है आपका, कॉस एक्स डैश है। ठीक है, क्योंकि वह एक्स एंड एक्स डैश के जो अक्ष है उसके बीच जो कोसाइन एंगल बना रहा है वो है। इस तरीके से सी वाई एक्स डैश है। ठीक है, तो वो किसके बीच एंगल बना रहा है, वाई और एक्स डैश के बीच एंगल बना रहा है। जेड एंड जेड एक्स डैश क्या है, तो जेड और एक्स डैश के बीच में जो एंगल बना रहा है अक्ष के बीच में वो वाला है। तो इस तरीके से ये एंगल है। ठीक है, जिसको हमने इक्वेशन 1.11 दिया है। ठीक है, अब इस तरीके से अपन एस फ्रेम में भी गैलियन कोसाइन निकालेंगे, गैलियन रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो गैलियन जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वो क्या होगा, एक्स एक्स डैश सी एक्स एक्स डैश, जस्ट इसका अपोजिट बनेगा। जो डैश वाला है वो बिना डैश हो जाएगा, जो बिना डैश वाला है डैश वाला हो जाएगा। इक्वेशन 1.11 का ये समझ लो एक तरह के कॉपी है, सिर्फ डैश और बिना डैश का ही अंतर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिल गया अपने को। ठीक, अब इसको अपन क्या कहेंगे, इसको व्युत्क्रम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, ये हमारा इन्वर्स है, उसका अपोजिट है, जो डैश वाला है वो बिना डैश वाला है यहाँ पे, तो इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इन्वर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका इन्वर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रहा इतना पूरा का पूरा। ठीक है, इतना पूरा पूरा क्या है आपका इन्वर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये आपका इन्वर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन रहा, और ये आपका लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन रहा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, जो इसमें डैश वाला काम कर रहा है वो इसमें बिना डैश वाला काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट केस में देखा हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब यदि हम यह देखें कि यदि मान लेते हैं कि जो एस फ्रेम हमारा जड़त्वीय फ्रेम है, ठीक है, और इसमें पॉइंट पी पर कोई बल नहीं लगता है,
तो एस फ्रेम में जो कण का त्वरण होगा वह क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि जो एस फ्रेम है उस पर तो कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा है ना। तो एस फ्रेम में जो पार्टिकल पर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए वेक्टर होता है ना, एफ वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर होता है। ठीक है, तो जब फोर्स ही अप्लाइड नहीं हुआ है तो कण का एक्सेलरेशन कहाँ से निकलेगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कहाँ से निकलेगा, तो वो जीरो हो जाएगा। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड डी स्क्वायर वाई इक्वल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब जो इक्वेशन हमारा 1.11 आया था उसको टी के रिस्पेक्ट में क्या कर लेते हैं, 2 टाइम डेरिवेटिव कर लेते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, जो एस प्राइम फ्रेम है उसका त्वरण निकलेगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स एक्स डैश एंड डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी वाई एक्स डैश इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जेड प्लस सी जेड एक्स डैश डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वेशन जो हमारा 1.11 था उसकी बात हो रही है यहाँ पे। 1.1 एक बार शो कर देता हूँ मैं आपको, ये जो इक्वेशन 1.11 है। ठीक है, यहाँ पे ये जो एक्स वाई एंड जेड था, ठीक है, उसका क्या निकाल रहा है, डेरिवेटिव निकाल रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन 1.11 को देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एस फ्रेम के लिए जो एक्सेलरेशन हो तो जीरो आ गया। अब देखते हैं क्या एस प्राइम फ्रेम के लिए जीरो आता है। ठीक है, तो जीरो आएगा क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन तो समान रहता है। ठीक है, तो इक्वेशन 1.11, ठीक, डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स एक्स डैश एंड डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी वाई एक्स डैश इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी जेड एक्स डैश इंटू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया। तो इसी तरीके से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो भी आ जाएगा एंड डी स्क्वायर जेड डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसको दो बार क्या करेंगे अपन, अवकलन करेंगे तो। ठीक है, इक्वेशन 1.11 को टाइम के रिस्पेक्ट में दो बार क्या करना है, अपन को अवकलन करना है। ठीक है, तो अवकलन करेंगे तो क्या रही है, अभी जीरो आ रहा है। ठीक, तो जीरो आ रहा है यानी कि एस प्राइम फ्रेम भी जड़त्वीय है, क्योंकि इसमें भी जो कण का अपेक्षित त्वरण है, ठीक है, वो क्या है, शून्य है, जीरो है, क्योंकि हमने शुरू में ही देखा था कि त्वरण क्या है, समान है। तो एक में जीरो आ गया तो दूसरे में भी जीरो आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये फर्स्ट सिचुएशन था। अगला सिचुएशन क्या बनता है ये देखते हैं। अगला सिचुएशन हमारा ये है, जब दो कार्तीय फ्रेम का जो सापेक्षिक वेग है, ठीक है, यानी कि v वेक्टर इक्वल टू आई केप वी एक्स प्लस जे वेक्टर इक्वल टू सॉरी आई केप वी एक्स प्लस जे केप वी वाई एंड के केप वी जेड, ठीक है, इससे मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, जब दो कार्तीय फ्रेम जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उनके जो मूल बिंदु है समय t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू टी नॉट पर क्या होंगे, संपाती होते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास दो फ्रेम हैं, एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम, ठीक, इन दोनों के रिस्पेक्ट में, ये दोनों जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे जो दोनों फ्रेम है एक दूसरे पर संपाती हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या क्या निकलेगा ये देखेंगे। ठीक है, पोजीशन क्या क्या निकलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या निकलेगा ये देखेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास फ्रेम एस व एस प्राइम फ्रेम के जो मूल बिंदु हैं ओ एंड ओ डैश, ठीक है, यहाँ पे ओ डैश रहेगा, ओ एंड ओ डैश, ठीक है, एट टाइम टी इक्वल टू टी डैश इक्वल टू टी नॉट पर क्या है, संपाती हैं। तो फ्रेम एस प्राइम एंड फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसको अपने वी वेक्टर इक्वल टू आई के वी एक्स प्लस जे के वी वाई प्लस के वी जेड लिखा है। ठीक है, तो किसी टाइम टी पर जो एस प्राइम फ्रेम है उसके जो अक्ष हैं एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे ओ डैश दिया है, तो इनकी जो अक्षें होंगी एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, ठीक है, ये एक्स वाई एंड जेड इन तीनों के समांतर होंगे। ठीक है, एक्स डैश जो है एक्स के रेस्पेक्ट में समांतर होगा, वाई डैश वाई के रेस्पेक्ट में समांतर होगा, जेड डैश जेड के रेस्पेक्ट में समांतर होगा। ठीक है, और जो एस प्राइम फ्रेम का मूल बिंदु है ओ डैश, वो फ्रेम
एस के मूल बिंदु के सापेक्ष एक दिशा में क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या निकलेगा, वी एक्स टी माइनस टी नॉट निकलेगा। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या था, टी था। ठीक, और ये टी दूरी तक चला गया, टी समय टी नॉट पर यहाँ पर था और टी समय पर यहाँ चला गया, तो क्या निकलेगा, वी एक्स टी माइनस टी नॉट निकलेगा। ठीक है, इतना दूरी तय कर चुका होगा। ठीक, ये एक्स में हो गया। और वाई में क्या होगा, वाई में वी वाई टी माइनस टी नॉट होगा। जेड में क्या होगा, वी जेड टी माइनस टी नॉट होगा। इतना दूरी तय कर चुका होगा। फ्रेम एस प्राइम जो है एस के रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो इनिशियल टाइम में और टी टाइम में कितना दूरी जा चुका होगा वो बता रहे हैं यहाँ पे। तो एक्स की दिशा में क्या होगा, एक्स दिशा में भी एक्स टी माइनस टी नॉट दूरी जाएगा और वाई दिशा में भी वाई टी माइनस टी नॉट दूरी जाएगा एंड जेड दिशा में टी माइनस टी नॉट दूरी जाएगा। ठीक है, अब यदि किसी टाइम टी पर जो पॉइंट पी है अपना, ठीक है, वहाँ पे एस के जो निर्देशांक होंगे, एस फ्रेम के जो निर्देशांक होंगे वो क्या है, एक्स वाई जेड, ये तो हमको पहले ही पता है। और एस डैश का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश होगा, ये भी हमको पता है। तो इनमें रिलेशन क्या निकलेगा, इनमें रिलेशन वही निकलेगा जो पहले सबसे पहले निकाला था हमने, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी एक्स टी माइनस टी नॉट। जो टी था वहाँ पे क्या निकल जाएगा, टी माइनस टी नॉट निकलेगा। ठीक है, एंड वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस वी वाई टी माइनस टी नॉट निकलेगा। ठीक है, जेड डैश इक्वल टू जेड माइनस वी जेड इन ब्रैकेट टी माइनस टी नॉट निकलेगा। तो इस तरीके से अपना ये इक्वेशन 1.13 आ गया। ठीक है, तो ये आपका ये निकल गया कि जब जो कार्तिकीय फ्रेम होंगे, ठीक है, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब वी वेलोसिटी से मूव करेंगे तो किस डायरेक्शन में कितना दूरी जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से सिचुएशन नंबर 2 था गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। अब गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम चलेंगे, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वेरिएंट क्या होता है, निश्चरता क्या होता है, ये देख लेते हैं। अब गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन्वेरिएंट्स कैसे है और उसमें ऊर्जा संरक्षण लॉ का नियम भी देखेंगे। ठीक, ऊर्जा संरक्षण नियम भी देखेंगे, यानी संरक्षण नियम कैसे पालन होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम जैसे ऊर्जा संरक्षित होती है ठीक उसी प्रकार से यह नियम कंजर्व कैसे है, कंजर्वेटिव कैसे है, ये देख लेंगे अपन। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है उस पर 3 हाइपोथेसिस के बेस पर काम करता है। ठीक है, यानी कि उसकी वह जो है 3 परिकल्पनाओं पर आधारित है। फर्स्ट क्या है, जब किसी घटना का जो है टी टाइम पर किसी विशेष निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, किसी घटना जो है टी पर जो है कोई फ्रेम निर्देश फ्रेम पर निर्भर, टी पर जो है किसी विशेष घटना पर निर्भर नहीं करता, अर्थात यदि कोई जो पॉइंट पी होगा उस पर जो घटना घटित हो रही है, ठीक है, उसके लिए ओ डैश के प्रेक्षकों द्वारा टी एन टी डैश द्वारा ऑब्जर्व किए जाएंगे, है ना, यानी कि टी इक्वल टू टी डैश होगा। दूसरा क्या होगा, दो बिंदु के बीच की दूरी जो होगी, ठीक है, किसी विशेष निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, दो बिंदु जो रहेगा यानी कि दो कण जो रहेंगे उनके बीच की दूरी रहेगी किसी भी फ्रेम पर निर्भर नहीं करेगी। जैसे इसमें किस पर निर्भर नहीं किया, टाइम पर निर्भर, किसी निर्देश फ्रेम जो है टाइम पर निर्भर नहीं करता किसी घटना का घटित होने वाला। ठीक है, उसी तरीके से इस पर दो पार्टिकल के बीच की दूरी जो है किसी विशिष्ट फ्रेम पर निर्भर नहीं करती, यानी कि यदि फ्रेम में किसी क्षण एस फ्रेम में किसी क्षण के निर्देशांक जो होंगे x1 y1 z1 है, ठीक है, और क्या है x2 y2 z2 है। ठीक, और एस प्राइम फ्रेम में उसी टाइम पर उस क्षण के जो निर्देशांक होंगे वो क्या x1 डैश y1 डैश एंड z1 डैश होगा, x2 डैश y2 डैश एंड z2 डैश होगा। ठीक, तो एस फ्रेम में जो क्षण की लंबाई होगी वो कितनी होगी, एल इक्वल टू इतना निकल जाएगा हमारा x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के स्क्वायर। ठीक है, ये निकल जाएगा लेंथ, यानी कि वो क्षण का दूरी ही है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक कितना दूर तक फैला हुआ है तो उसको लेंथ बोल देता है, यहाँ पे लेंथ बोल दे रहे हैं। ठीक है ना, इस तरीके से इस प्राइम फ्रेम में उसका लेंथ निकलेगा तो एल डैश इक्वल टू x2 माइनस x1 डैश का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 डैश का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन जो हमारा 1.7 है, ठीक, ये आपका क्या कहलाएगा। ठीक है, जो हमारा इक्वेशन 1.17 था सबसे शुरू में जो हमने गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था उसमें x2 माइनस x1 डैश इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड y2 डैश माइनस y1 डैश इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड z2 डैश माइनस z1 डैश इक्वल टू z2 माइनस z1। ठीक है, क्योंकि दोनों ही फ्रेम में तो लंबाइयाँ समान होंगी
लंबाइयाँ समान होंगी दोनों फ्रेम में क्षण की, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत उसके अंदर में जो है दो कणों के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, इन्वेरिएंट होती है, ठीक है, निश्चर होती है, ठीक। अब तीसरा क्या है, तीसरा यह है कि एक ही बिंदु पर दो अलग अलग क्षणों में होने वाली घटना का समयांतर, टाइम डिफरेंस, ठीक है, यानी कि डेल्टा टी, ठीक है, वह भी किसी विशेष निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करता। शुरू में कह दिया है कि टाइम जो है किसी विशिष्ट निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करता, तो जो उनका टाइम का अंतर होगा वह भी कैसे निर्भर करेगा, वह भी निर्भर नहीं करेगा। तो फ्रेम एस और एस प्राइम फ्रेम के लिए समांतर निकालेंगे, टाइम इंटरवल निकालेंगे, तो टाइम इंटरवल क्या होगा, डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक है, किसके लिए, x2 माइनस x1 के लिए, एंड Z2 माइनस Z1 के लिए, वैसे Z2 माइनस Z1 निकल जाएगा वैसे Z के लिए, ठीक है, y के लिए Y2 माइनस Y1 निकल जाएगा। ये तो फ्रेम एस का रहा, और एस प्राइम फ्रेम का डेल्टा टी डैश, तो T2 डैश माइनस T1 डैश, ठीक है, तो दोनों में तो जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल है ना, तो डेल टी डैश इक्वल टू डेल्टा टी निकल जाएगा जी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो टाइम है, ठीक है, जो टाइम इंटरवल है वह किसी विशिष्ट फ्रेम पर निर्भर नहीं करता, किसी भी फ्रेम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये गैलियन इन्वेरिएंट निकला हमारा 1, 2 एंड 3, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जो हमारा कंजर्वेटिव लॉ है, ठीक है, उस पर थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक। तो हमने देखा यहाँ पे क्या देखा कि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो है उसके अंडर में जो लेंथ है, टाइम है, मास है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, जितनी भी और क्वांटिटीज आएंगी, ठीक है, फोर्स से रिलेटेड, रेफरेंस रिलेटेड, वो सभी क्या रहेंगे, इन्वेरिएंट रहेंगे, ठीक। अब हम कंजर्वेटिव पे आते हैं, क्योंकि जो संरक्षी सिस्टम होता है, जो कंजर्वेटिव सिस्टम होता है, ठीक है, उसके लिए जो फोर्स होता है, ठीक, वह क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट में आता है, ठीक है, किस में आता है, इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट होता है, ठीक है। जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके इक्वल क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक। यानी कि जो कंजर्वेटिव सिस्टम होगा वह भी क्या होगा, स्थित ऊर्जा भी उस पर क्या रहेगी, निश्चर रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी, निश्चर रहेगी। यानी कि इसके विपरीत जो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो v में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि वेग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, जैसे कि रैखिक संवेग, कोणीय संवेग और गति ऊर्जा जैसी जो क्वांटिटीज होंगी, ठीक है, उनमें गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत वह भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे आपने देखा x जो है v में चेंज हुआ, जो पोजीशन है वो वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी किस में चेंज हो गया, एक्सेलरेशन में चेंज हो गया। तो इस तरीके से जो वेग है वह किस में हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, रैखिक वेग में, कोणीय संवेग में, रैखिक संवेग में, कोणीय संवेग में, गतिज ऊर्जा में, इन सारे क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। रहने के लिए पोजीशन ही है, लेकिन पोजीशन से वेलोसिटी में चेंज हुआ, वेलोसिटी से लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, लीनियर मोमेंटम में, एंगुलर मोमेंटम में, फिर काइनेटिक एनर्जी में, इस तरीके से वो वेलोसिटी जो है चेंज हो रहा है, ठीक। वास्तव में देखा जाए तो गैलियन जो इन्वायरमेंट की जो परिकल्पना है, ठीक है, वह प्रायोगिक परीक्षणों पर डिपेंड करती है, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आएगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कि हम एक शब्द में कहें तो क्या कहें कि भौतिक विज्ञान के सारे नियम, ठीक है, सारे मूल नियम जो बेसिस लॉ है, ठीक है, वो सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में एक समान होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल के ले लें अपन, ठीक, यदि कोई स्पेसशिप में जो है, यदि कोई स्पेसशिप जो स्थिर तारे हैं उसके रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, अंतरिक्ष यान जो है किसी तारे के रिस्पेक्ट में, कोई अंतरिक्ष में कोई तारा है जिसको अपन स्थिर मान लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो है स्पेसशिप क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसमें किए गए सभी प्रयोग व घटनाएं इसमें बैठे प्रेक्षकों को वैसे ही प्रतीत होंगी जैसे कि अंतरिक्ष यान में स्थिर स्थिर होने पर प्रतीत होंगी, ठीक है। तो दोनों फ्रेम में तो एक जैसा हुआ, ठीक। इसीलिए कह रहा है कि भौतिक विज्ञान के सारे जो नियम हैं, मूल नियम हैं, वो सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में क्या होते हैं, एक समान होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। चूंकि हमने देखा कि दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में गैलियन रूपांतरण किस प्रकार संबंधित किया जा सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान के जो मूल नियम, यानी कि मूल नियम कौन से हैं, न्यूटन के जितने भी लॉ हैं, ठीक है, न्यूटन के जो 3 लॉ हैं खास करके, उन लॉ की बात हो रही है, यानी कि न्यूटन के गति के नियम, समय संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, इस तरीके के जितने भी लॉ हैं, ठीक है, उन दो निर्देश फ्रेमों में क्या होते हैं, निश्चर होते हैं, जो गैलियन रूपांतरण से संबंधित होते हैं, ठीक है।
तो एक लाइन में सीधे सीधा कहें कि भौतिक विज्ञान के सारे जो मूल नियम हैं वह सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक समान होते हैं। अब गलियन रूपांतरण के अंतर्गत न्यूटन के नियम, संवेग संरक्षण के नियम और जो ऊर्जा संरक्षण के नियम है वह इन्वेरिएंट कैसे होता है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो फ्रेम है, एस फ्रेम और दूसरा एस प्राइम फ्रेम है, जिनमें से फ्रेम जो एस प्राइम है, ठीक है, फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में एक्स दिशा में वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनता है, ये तो आपको पता ही है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी बनेगा, वाई डैश इक्वल टू वाई बनेगा, जेड डैश इक्वल टू जेड बनेगा, टी डैश इक्वल टू क्या बनेगा, टी बनेगा, क्योंकि जो एस प्राइम फ्रेम है वह वी वेलोसिटी से एक्स दिशा में मूव कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, एक्स दिशा में मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। अब इसको पोजीशन को अपन वेलोसिटी बना लेते हैं, तो वी डैश इक्वल टू वी माइनस वी बनेगा, एंड एक्सेलरेशन क्या बनेगा, ए डैश इक्वल टू ए बनेगा। ठीक, तो हमको पता है कि जो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। ठीक है, तो एस प्राइम फ्रेम में क्या, एस प्राइम फ्रेम में जो पार्टिकल है उसका मास लेते हैं अपन एम, तो उस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स क्या, एफ डैश इक्वल टू एम ए डैश या फिर एम ए। ठीक है, किसके लिए, एस फ्रेम के लिए, एस फ्रेम के लिए एम ए हो जाएगा। तो दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस तरीके से दोनों जड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन का नियम क्या होता है, पालन होता है। ठीक है, अब फ्रेम एस में u1 एंड u2 दो इनिशियल वेलोसिटी हैं, दो प्रारंभिक वेग हैं। ठीक है, यानी कि दो कण जो है इस वेग से गतिमान है। ठीक है, और उनके दरमियान m1 और m2 है, तो उनके बीच जो है कोलिजन होता है। क्या होता है, कोलिजन होता है, संघट होता है, टकराव होता है। ठीक है, तो टकराव के अंतर्गत जो है उनके जो वेग होंगे, ठीक है, वो v1 v2 से क्या चेंज हो जाएगा, सॉरी u1 u2 से किस में चेंज हो जाएगा, v1 v2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेम एस में जो संवेग संरक्षण का नियम है उसके हिसाब से क्या बनेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट वाला पार्टिकल सेकंड वाला पार्टिकल से टकराया तो उसका जो प्रारंभिक वेग है u1, वह टकराने के बाद u1 से क्या हो गया, v1 हो गया। जो दूसरा वाला पार्टिकल जिसका प्रारंभिक वेग u2 है, वह पार्टिकल दूसरे से टकराया तो उसका वेलोसिटी जो है u2 से क्या हो गया, v2 हो गया। ठीक, अब गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन से इसको क्या लिखेंगे अपन, u1 इक्वल टू u1 डैश प्लस v लिखेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, वो u1 से v में चेंज हो रहा है। क्या फिर लिखेंगे दूसरा, u2 इक्वल टू u2 डैश प्लस v लिखेंगे, एंड v इक्वल टू v1 इक्वल टू v1 डैश प्लस v लिखेंगे, एंड v2 डैश v2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, v2 इक्वल टू v2 डैश प्लस v लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये उसका वेलोसिटी हो गया, यानी कि u1 डैश u2 डैश एंड v1 डैश, ठीक है, एंड v2 डैश फ्रेम एस प्राइम में क्रमशः संघट के पूर्व और संघट के उपरांत उसके पश्चात कणों का वेग है। ठीक है, जो डैश वाला है, ठीक है, u1 डैश वाला v1 डैश वाला, ठीक है, ये संघट के पहले का वेग है और संघट के बाद का वेग v2 हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, v2 हो जाता है, यानी कि u1 जो है u1 v1 में चेंज होगा और u2 v2 में चेंज होगा। तो संघट के पहले संघट के बाद, ठीक है, संघट के पहले तो उनका वेग u1 और u2 था, संघट के बाद क्या हो गया, v1 v2 हो गया। ठीक है, यानी कि अब हम क्या लिखेंगे, इसको हम m1 इंटू ब्रैकेट में u1 डैश v लिखेंगे, प्लस m2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, m2 इक्वल टू m2 इंटू m2 ब्रैकेट में u2 डैश प्लस v लिखेंगे, इक्वल टू m1 ब्रैकेट में v1 डैश प्लस v लिखेंगे, एंड प्लस m2 इंटू v2 डैश प्लस v लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। तो हमने देखा कि ये u1 के लिए है, ठीक है, क्या है, u1 डैश के लिए u1 डैश प्लस v है। ठीक है, तो m1 इंटू u1 डैश में चेंज हो गया ये, प्लस m2 इंटू u2 डैश में चेंज हो गया, इक्वल टू m1 v1 डैश एंड प्लस m2 v2 डैश। ठीक, ये हमने बना लिया। इस तरीके से हमने देखा कि संवेग संरक्षण के नियम जो है इस प्राइम फ्रेम में भी पालन होता है। ठीक है, जो इस प्राइम फ्रेम है उसमें भी इसका अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा एस फ्रेम और इस प्राइम फ्रेम दोनों में ही जो है संरक्षण नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से देखते हैं एस फ्रेम में। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी है उससे रिलेटेड होगा। तो एस फ्रेम में ऊर्जा संरक्षण का नियम अप्लाई करने पर क्या हो रहा है, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 इंटू u2 का स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है तो u1 u2 तो लेना पड़ेगा। ठीक है, अब टकराने के बाद क्या होगा, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। अब गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या,
अब इनसे गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा, तो हमको पता है कि u1 स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे अपन, u1 डैश प्लस भी लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 m1 u1 डैश प्लस भी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे u1 का स्क्वायर है। इस तरीके से इसको बना लेंगे, u2 के स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, u2 डैश प्लस भी का स्क्वायर, एंड v1 की जगह हमें क्या लिखेंगे, v1 डैश प्लस भी का स्क्वायर। ठीक है, एंड v2 की जगह हमें क्या लिखेंगे, v2 स्क्वायर की जगह हमें v2 डैश प्लस भी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2 m1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 m2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से इधर भी काम कर लेंगे, तो क्या बनेगा 1/2 m1 इंटू u1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश का स्क्वायर प्लस m1 u1 डैश इंटू भी प्लस 1/2 प्लस m2 u2 डैश इंटू भी। ठीक है, ये बनेगा अपना, मान को रखते गए हैं, यहाँ पे मान को रखते जाएंगे तो आते जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, और 1/2 m1 इंटू v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 इंटू v2 डैश स्क्वायर प्लस m1 v1 डैश भी प्लस m2 v2 डैश भी। ठीक है, ये आ गया अपना। ठीक, चूंकि हमको पता है कि संवेग संरक्षण नियम से हम क्या लिखते हैं, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ये लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसके जगह हम अपन क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम अपन लिखेंगे 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर, ये वाला आएगा एक तरफ और ये वाला आएगा दूसरे तरफ। ठीक है, इधर के लिए वैसे क्या आएगा, ये आएगा और ये आएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है एस प्राइम फ्रेम में भी लागू होता है। जैसा एस फ्रेम में लागू हुआ है वैसा एस डैश फ्रेम में भी लागू होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1/2 m1 u1 डैश, ठीक है, का स्क्वायर है प्लस 1/2 m2 u2 डैश का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे सब बिना डैश वाले हैं। अब ये बिना डैश वाला जो है डैश वाले में चेंज हो गया, बाकी सब जैसे का तैसा है। समझ में आया? ठीक है, हम ये कहें कि जो एस फ्रेम है वो बिना डैश वाला है। ठीक है, सिंपली देखा जाए तो, और एस प्राइम फ्रेम में क्या है, सभी की सभी क्वांटिटी डैश वाले में है। तो एस फ्रेम से एस डैश फ्रेम में कैसे चेंज होगा, तो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू चेंज होगा, ये गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू चेंज होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो बिना डैश वाला जो क्वांटिटी रहेगा वो डैश वाले में चेंज हो जाएगा। तो हमने तो पहले ही कहा है कि यदि एक फ्रेम में ऊर्जा संरक्षण नियम अप्लाई होता है तो दूसरे फ्रेम में भी सेम ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होगा, अप्लाई होगा। क्योंकि शुरू में ही कहा दिया गया है कि सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में गैलियन रूपांतरण के अंतर्गत सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में जो है भौतिक विज्ञान के सारे नियम एक ही समान होते हैं। तो किसी एक प्रकार की घटना यदि एक फ्रेम में होती है तो वहीं दूसरे फ्रेम में भी दूसरे प्रकार की घटना जो है सेम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखा। आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको पसंद आएगा। ऐसे ही और वीडियोस बीएससी फाइनल ईयर से जानने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए फिजिक्स क्लासेस को और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।